नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करने वाला हूं मैं आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की घटनाओं पर आधारित क्वेश्चंस और प्रमुख टॉपिक्स को। ये क्लास जो है दोस्तों वो MPPSC प्रीलिम्स मेंस और UPSC प्रीलिम्स मेंस के साथ साथ सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जरूर इन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो शुरू से आखिर तक इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस लेक्चर को देख पाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न है, अयोध्या में श्री रामलला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया। क्वेश्चन के हिसाब से मुख्य यजमान कौन थे। नरेंद्र मोदी जी को इस पूरे अनुष्ठान का बोल सकते हैं कि मुख्य यजमान बनाया गया था दोस्तों। और 22 जनवरी 2024 का जो दिन रहा वो एक ऐतिहासिक दिन रहा। जिस प्रकार की रौनक आपको दिवाली पे देखने को मिलती है उससे कहीं ज़्यादा भव्यता हमें राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान पूरे देश में देखने को मिली। दिवाली के दिन आप क्या ही सजावट करते हैं, लेकिन इस बार आपने पूरी कॉलोनी की कॉलोनी, शहरों के शहर को सजा दिया दोस्तों। ये कहीं ना कहीं रामलला के स्वागत में एक बहुत बड़ा समारोह हमें देखने को मिला। तो राम आ चुके हैं दोस्तों, और राम के आगमन के बाद राम राज्य की स्थापना का सभी लोगों को ऐसा लगता है कि काम शुरू होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने तो घोषणा भी कर दी है उत्तर प्रदेश में कि अब अयोध्या में राम राज्य जो रहेगा उसके साथ शासन चलाया जाएगा। हालांकि हम राम राज्य की व्यवस्था पर भी आगे जाके बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्य यजमान बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। दोस्तों याद रखिएगा, अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनवाया गया है, इस राम मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है, और इसके वास्तुकार जो हैं दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जिन्होंने गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हो या देश के अलग अलग समय के अलग अलग मंदिरों की हम बात कर लें, उस पर डिजाइन का काम किया, उस मंदिर के वास्तु का काम किया है। ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी से मंदिर के काम में लगे लोग हैं, और चंद्रकांत सोमपुरा ने ही अयोध्या के राम मंदिर का जो दिव्य मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बना, उसकी डिजाइन भी बनाई थी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। हरियाणा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत की यात्रा पर है। तो डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष हैं दोस्तों, जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर हैं। और महाराष्ट्र में जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है दोस्तों, उसमें ये मुख्य अतिथि के तौर पर भी रहने वाले हैं। जब यूएनओ की बात करते हैं दोस्तों, तो 24 अक्टूबर को 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संस्था की स्थापना की गई थी। तत्काल रूप से 51 सदस्य में दिखाई पड़ते हैं। आज इसके 193 से ज़्यादा सदस्य हैं दोस्तों। और जो यूएनओ दोस्तों, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध के भांति कोई तीसरा विश्व युद्ध ना दिखे। कहीं ना कहीं उस तरफ इसने काम जरूर किए हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल समीक्षा करें यूएनओ की, तो लेटेस्ट में अगर हम देखें कि जो हमास और इजराइल के बीच में यहाँ देखने को मिली व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था में देखने को मिली यूक्रेन और रशिया के बीच में, इन सब चीज़ों को देखते हुए, चाइना के वियतनाम को लेकर रुख को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यूएनओ जो है वो अपने कार्य जो दायित्व से सौंपा गया था, जिस उद्देश्य के साथ यूएनओ को बनाया गया था, उसमें वो सफलतम होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और भारत सदैव कहता रहा है कि इसकी व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, यूएनओ को और ज़्यादा प्रभावकारी रूप में कदम उठाने चाहिए ताकि इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हो दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, पेड़ियाल लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज भी इस लेक्चर में हम प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो 19 बच्चों को दिया गया उसके बारे में पूरी सूची देखेंगे, डिस्कशन भी करेंगे उसको लेकर। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें कि पेड़ियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का शासकीय नृत्य है दोस्तों, इसको लेकर ही पेड़ियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम भरतनाट्यम की बात करें, तमिलनाडु में चलता है दोस्तों। कथक और मोहिनीअट्टम हो, ये केरल के इंपॉर्टेंट शासकीय नृत्य हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और चिप पर काम करने वाली कंपनी अल्टेयर जो है दोस्तों, उसके साथ आईआईटी मद्रास ने करार किया है। अगला प्रश्न है, महतारी वंदन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी है साय जी की नेतृत्व में, उस सरकार ने महतारी वंदन योजना लॉन्च की है। एक्चुअल में हुआ ये था कि जिस प्रकार से लाडली बहना योजना जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू हुई, और लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने 1000 रुपये हर महिला को देना शुरू किया। उसके बाद 1250 तक उस राशि को बढ़ाया और चुनाव जीतने के बाद कुछ समय में 3000 तक उस राशि को करने की बात की थी। हालांकि अभी 1250 रुपये प्रति माह पर गाड़ी अटकी हुई है। वैसी एक योजना जो थी वो छत्तीसगढ़ में भी अनाउंस की गई थी, जिसे छत्तीसगढ़ की नई बीजेपी सरकार ने शुरू किया है हाल ही में, जिसके तहत हर उस महिला को जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है और 23 साल की उम्र पूरी कर चुकी है, उसे 1000 रुपये मासिक दिया जाने वाला है। अगला प्रश्न है, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को गठन करने की व्यवस्था, जिसके तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा करना और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर सिफारिश भी देने का काम वित्त आयोग करता है। तो यहाँ 16वां वित्त आयोग हाल ही में गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया है। डॉक्टर अरविंद पनघड़िया दोस्तों नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे, जो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाई गई संस्था थी दोस्तों। तो अरविंद पनघड़िया जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर वापिस से कमान संभाली या सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है दोस्तों? याद रखिएगा, कुवैती दिनार जो है वो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। डॉलर 10वें नंबर पर आता है। अगर हम मुद्रा की करेंसी की इंपॉर्टेंट रूप से बात करते हैं तो यूरो जो है दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत करेंसी के तौर पर स्थापित है। अब दोस्तों क्वेश्चंस के बाद हम देखने वाले डिटेल में टॉपिक्स को, और डिटेल में जो टॉपिक्स उसमें आपका पहला टॉपिक है, नो क्लासिकल या शास्त्रीय भाषाओं में फारसी को शामिल किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो हाल ही में हम देखें तो ये ईरान की यात्रा पर गए हुए। कहाँ की यात्रा पर गए? ईरान की यात्रा पर गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से एक बात की समझौता किया है, और उसके तहत यहाँ पर उन्होंने इस बात को इम्पोर्टेंस दी है कि नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार 2020 में लेकर आई थी, उसमें फारसी को भी नो क्लासिकल या शास्त्रीय भाषाओं में से एक के तौर पर शामिल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि भारत में अभी अगर हम क्लासिकल या शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो 6 हैं। ये 6 भाषाओं में कौन कौन शामिल है? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ध्यान रखिएगा 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं वर्तमान में भारत में। कौन कौन सी हैं तो उनके नाम याद रख लीजिएगा। ये 6 भाषाओं के अलावा 3 और भाषाएं हैं जिनको अब शामिल किया जाने वाला है, तो टोटल 9 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी भारत में। इसमें देखिए कि 2014 में उड़ीसा को सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा के तौर पर शामिल किया गया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि भारत की सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा 2014 में उड़िया को जोड़ा गया था शास्त्रीय भाषा के तौर पर। 6 भाषाएं 2014 तक हमारे देश में थी। अब हाल ही में हम इन सब चीजों को अपडेट कर रहे हैं। 3 नई भाषाओं को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जोड़ा जा रहा है। इन 3 नई भाषाओं में हम देखें दोस्तों तो एक पाली और एक प्राकृत है। पाली और प्राकृत के साथ साथ फारसी को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। तो फारसी, पाली, प्राकृत 3 अन्य भाषाएं हो जाएंगी, जिससे कि भारत की कुल क्लासिकल भाषाओं की संख्या 9 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों, भीतरकनिका में लवणीय जल के मगरमच्छों की आबादी मामूली रूप से वृद्धि हुई है। दोस्तों याद रखिएगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में एक इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। यहाँ पर कई सारे पक्षी हों, जीवों की प्रजातियां मौजूद होती है। और हाल ही में यहाँ पर एक 2024 की वार्षिक गणना की गई, जिस गणना के हिसाब से बताया गया कि यहाँ जो क्रोकोडाइलस
पोरोसस हैं, इनकी संख्या जो है उसमें मामूली सी वृद्धि हुई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि खारे पानी के जल, लवणीय जल में जो मगरमच्छ होते हैं उनकी संख्या में हाल ही में कहाँ पर वृद्धि हुई है, तो उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में ये वृद्धि देखने को मिली है। और मगरमच्छ को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मगरमच्छ को क्रोकोडाइलस पोरोसस कहा जाता है। तो ये इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो गणना हुई है उस गणना के बाद जो लवणीय जल के मगरमच्छ है वो हाईलाइट हो चुके हैं। इसका मतलब इनके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होना जरूरी है। अगर हम इनकी बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि सबसे विशाल मगरमच्छ होते हैं लवणीय जल के मगरमच्छ। जब हम मगरमच्छ की व्यवस्था की बात करते हैं तो सभी मगरमच्छ में सबसे विशाल आकार के मगरमच्छ होते हैं लवणीय जल के या खारे पानी के जल के मगरमच्छ। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप है ये जो लवणीय जल का मगरमच्छ है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप है, मतलब रेंगने वाले जीवों में शामिल होता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जल के खारेपन को सहन कर सकते हैं और अधिकतर तटीय जल या नदियों के जल के निकट ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं डेल्टाई प्रदेशों में। अगर हम इनके वितरण की बात करें दोस्तों तो ये पूर्व भारतीय क्षेत्र में या पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय और उष्ण समशीतोष्ण क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेंगे, यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा IUCN की लिस्ट में ये कम चिंतनीय, मतलब इनकी अभी संसार में पर्याप्त संख्या मौजूद है, कोई दिक्कत वाली बात जनरली नहीं है। लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 देखते हैं, भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देखें तो उसकी अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया है। मतलब ये ऐसी प्रजाति है जिसका शिकार करना या इसका अवैध व्यापार करना दंडनीय अपराध होगा दोस्तों। तो ये हम लोगों ने बात की खारे पानी के मगरमच्छ की, जिसकी संख्या उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में बढ़ गई है। अब इस पूरे गणना के बाद मगरमच्छों की संख्या में तो वृद्धि हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी तो हाईलाइट हो गया है, तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा। जब हम भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो ये एक तरफ पूरा नहर का तंत्र बना हुआ है और एक तरफ आपको खाड़ियों के बीच की व्यवस्था देखने को मिलेगी। एक तरफ आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी और पश्चिम की तरफ देखें तो प्रायद्वीपीय पठार की सारी नदियां जो हैं वो यहाँ पर आके मिलती हैं। तो यहाँ तरफ आपको खाड़ी और एक तरफ नहरों का एक नेटवर्क देखने को मिलता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट नदियां कौन कौन सी हैं, ब्राह्मणी हो, वैतरणी हो, धामरा हो, पातासला हो, ये चारों नदियां उड़ीसा की इंपॉर्टेंट नदियां हैं दोस्तों, जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में एक जल प्रणाली विकसित कर देती हैं। और इसके पूरब में आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का अद्भुत जैव विविधता क्षेत्र जो है, परितंत्र जो है, वो आपको उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिलता है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, इसकी पूर्वी सीमा पर गहीरमाथा समुद्र तट है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि गहीरमाथा समुद्र तट किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी के हिस्से के तौर पर आप गहीरमाथा समुद्र तट को देखते हैं। और ये गहीरमाथा समुद्र तट जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो ऑलिव रिडले कछुआ जो होता है, ऑलिव रिडले जो कछुआ होता है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा निवास स्थान अगर कोई है तो वो गहीरमाथा समुद्र तट है। ये ऑलिव रिडले जो टर्टल होते हैं दोस्तों, कछुआ जो होता है, ये बहुत संसार के सबसे छोटे किस्म के कछुए में माने जाते हैं, जिनके सबसे उपयुक्त निवास स्थान के तौर पर, सबसे बड़े इस निवास स्थान के तौर पर, अंडे देने के लिए उपयुक्त निवास स्थान के तौर पर उड़ीसा के भितरकनिका के पूर्वी तट गहीरमाथा समुद्र तट को इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो गहीरमाथा को ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा किंगफिशर पक्षी जो आपने देखा है उसकी 8 किस्म की जो प्रजातियां वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। और ये बहुत दुर्लभ है कि किसी पर्टिकुलर किसी परिस्थितिकी तंत्र में किसी पक्षी की, किंगफिशर की 8 प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम मैंग्रोव की बात करते हैं, मैंग्रोव एक विशेष प्रकार की वनस्पति होती है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसे स्थानों पर पनपती है दोस्तों जहां पर डेल्टाई प्रदेश होता है, समुद्र का पर्याप्त खारा पानी हो और मीठे पानी का जो मिलन स्थल होता है वहां पर यह पनपती है गर्म प्रदेशों में। तो भारत में सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला स्थान है। उसी के पैरेलल अगर हम जाते हैं तो दूसरा सबसे ज्यादा मैंग्रोव का स्थान आपको भितरकनिका क्षेत्र देखने को मिलता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने न केवल खारे पानी के मगरमच्छ की बात की, बल्कि हम लोगों ने भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को भी देखा है दोस्तों। इसके अलावा उड़ीसा में याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील, चिल्का झील भी यहीं पर अवस्थित है, जो भी एक अद्वितीय परितंत्र का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है,
अगला टॉपिक है केंद्र सरकार की फ्री मूवमेंट। केंद्र सरकार फ्री मूवमेंट बंद करेगी। दोस्तों फ्री मूवमेंट का जो फंडा है ये म्यांमार के साथ चलता है और हाल ही में 20 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं वो अपने म्यांमार वाले क्षेत्र में गए थे। तो यहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि असम में म्यांमार से भागकर आ रहे आतंकी और घुसपैठ को रोकने के लिए भारत जो होगा वो फ्री मूवमेंट को बंद करने का ऐलान करेगा। अब 20 तारीख को अमित शाह जी ने अपने उद्बोधन में ये तो बोल दिया कि भारत आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए खासकर पूर्वी क्षेत्र में फ्री मूवमेंट को बंद करेगा। अब हम लोगों के लिए तो ये समझना जरूरी होगा कि फ्री मूवमेंट है क्या, क्योंकि ये प्री में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है। तो फ्री मूवमेंट का संबंध दोस्तों भारत म्यांमार बॉर्डर से है। भारत म्यांमार बॉर्डर पर खुली सीमा की फेंसिंग कराई जाएगी, यहीं पर फ्री मूवमेंट की व्यवस्था देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा कि म्यांमार के साथ जो भारत की सीमा है वो 4 राज्यों से लगती है। भारत का अरुणाचल प्रदेश हो, भारत का नागालैंड हो, मणिपुर और मिजोरम। ये ध्यान रख लीजिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है भूगोल का क्वेश्चन बनकर। आप लोगों को लगेगा कि भूगोल से क्वेश्चन आया है, नहीं, ये क्वेश्चन जो रहेगा वो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा अगर एग्जाम में देखने को मिलता है कि म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भारत के 4 ऐसे उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है दोस्तों। और भारत और म्यांमार के बीच में लगभग 1600 किलोमीटर की बाउंड्री देखने को मिलती है हम लोगों को। और यहाँ पर अकेले 510 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो मिजोरम और म्यांमार के चिन प्रांत के साथ है। मतलब ये जो टोटल 1600 किलोमीटर की बाउंड्री है वो 1600 किलोमीटर की बाउंड्री में से 510 किलोमीटर की बाउंड्री म्यांमार के चिन प्रांत के साथ किसकी लगती है, मिजोरम की लगती है। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जो मिजोरम का म्यांमार को टच कर रहा है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि 1970 में फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट का साइन किया गया था दोनों देशों के बीच में। अब एग्जाम में पूछेगा कि भाई ये सरकार जो फ्री मूवमेंट बंद कर रही है कब से शुरू हुआ था, तो 1970 में तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी। उनके समय पर म्यांमार और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिस एग्रीमेंट का नाम था फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट। और इस फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट को 1970 के बाद जो भी सरकार भारत में बनी हो, वो भले ही नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, राजीव गांधी जी की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, मनमोहन सिंह जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, सभी सरकारों में समय समय पर इस फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया है। ठीक है, अब इस फ्री मूवमेंट जो एग्रीमेंट है उसको आखिरी बार कब रिन्यू किया गया था, 2016 में इसको रिन्यू किया गया था। इस फ्री मूवमेंट के एग्रीमेंट के तहत क्या होता है, तो इधर उधर जाना आसान हो जाता है। मतलब म्यांमार से भारत के क्षेत्र में और भारत से म्यांमार के क्षेत्र में जाना जो है वो आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ 25 किलोमीटर तक जाने आने की छूट दी गई है। अब सोचिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1970 में जो फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट के तहत ये व्यवस्था की गई कि दोनों देशों के बीच में 25 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा वहां तक आप बिना किसी रोक टोक के इधर उधर आ जा सकते हैं। अब ये इधर उधर आ जा सकने का जो एग्रीमेंट था वो 1970 के बाद से हर सरकार के समय रिन्यू किया गया। पिछली बार 2016 में इसको रिन्यू किया गया था, उसके बाद से इसको रिन्यू नहीं किया गया है। और हाल ही में ये कह दिया गया कि ये इधर उधर जाने की जो व्यवस्था रही, इस व्यवस्था के तहत जो आतंकवादी लोग हैं, जो अदर प्रकार की व्यवस्था के लोग हैं, वो इस रास्ते से भारत में घुसपैठ कर देते हैं और वो भारत में आके अव्यवस्था फैलाते हैं। जैसा कि हमें पिछले साल भर में मिजोरम मणिपुर के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। जो उत्पाद हो रहा है उत्पाद भारत के लोग तो कर नहीं रहे हैं, जो बाहर से आए लोग हैं वो यहाँ पर पूरी व्यवस्था को खराब करने में लगे हुए हैं, ये ध्यान रखना है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर क्यों बन के दिख रही है, इस वजह से। तो भारत सरकार हर उस रास्ते को बंद कर देना चाहती है जिसके चलते बाहर से अवैध रूप से लोग भारत में आते हैं, भारत की व्यवस्था को गड़बड़ करने का कोशिश करते हैं। तो आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक इंपॉर्टेंट मुहिम के तौर पर हम देख रहे हैं अमित शाह जी के इस ऐलान को कि फ्री मूवमेंट जो रहेगा भारत बंद करने वाला है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है ऑस्ट्रेलियन ओपन में सुमित नागल ने प्राप्त खिलाड़ी को हराया। याद रखिएगा कि इस पूरे हेडिंग पर जाए थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन समझ लीजिए कि सुमित नागल जो है
इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हरा दिया है। 1989 के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी अन्य वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय बन गए हैं कौन? सुमित नागल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को पछाड़ दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही मैट विलेंडर जो है, इन पर रमेश कृष्णन की भी जीत हुई है। ये दोनों जीतें, ये दोनों इंपॉर्टेंट जो व्यवस्था है, ये हमारे देश में एक ऐतिहासिक तौर पर देखी जा रही है। किस में? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये हुआ है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो टेनिस के ग्रैंड स्लैम जो 4 होते हैं, टेनिस के प्रमुख टूर्नामेंट हैं, उनमें से एक है। अब टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं दोस्तों, उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये भी देखने को मिल सकता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम पहले होता है, कौन सा बाद में होता है और कहाँ कहाँ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जनवरी के मई में, मतलब कि जब आपका साल शुरू होता है तो जनवरी के मध्य में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम का साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। दूसरा मई के अंत में, जून के शुरुआत में होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो आप बोल सकते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं विंबलडन, ठीक है, सॉरी, उसको हम बोलते हैं फ्रेंच ओपन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि फ्रेंच ओपन कब होता है, तो फ्रेंच ओपन सेकंड ओपन है, मई के अंत से जून के शुरुआत तक होता है। दूसरा ओपन है, ठीक है, और तीसरा होता है दोस्तों जून जुलाई में विंबलडन। ये विंबलडन जो होता है दोस्तों, ये लंदन में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, तीसरा ओपन है। और चौथा ओपन है यूएस ओपन, जो आखिरी में होता है अगस्त सितंबर में। तो याद रखिएगा कि टेनिस में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम देखने को मिलते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम है और यूएस ओपन अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी बनता है कि ये ग्रैंड स्लैम कौन सी सतह पर खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई और जो अमेरिकी ओपन है दोस्तों, मतलब साल का पहला और साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम जो होता है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट का मतलब जिस पर टेनिस के खिलाड़ी जो होते हैं टेनिस खेलते हैं, वो जो सतह होती है जहाँ पर जाली वगैरह पूरा लगा होता है, तो जो सतह होती है वो बहुत हार्ड सरफेस होती है। कब? जब आप ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलते हैं और अमेरिकी यूएस ओपन खेलते हैं तो। लेकिन फ्रेंच ओपन जब खेलते हैं तो ये क्ले पर, मिट्टी की सतह पर होता है और विंबलडन जो होता है वो घास की सतह पर खेला जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा ग्रैंड स्लैम घास की सतह पर होता है, तो विंबलडन होता है। कौन सा मिट्टी की सतह पर होता है, तो फ्रेंच ओपन होता है। और हार्ड पे, कठोर सतह पर कौन सा खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन और फ्रेंच ओपन कहला जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों टॉपिक ऑपरेशन अमृत। दोस्तों ऑपरेशन अमृत का संबंध केरल से है और ये मेडिसिन क्षेत्र का ऑपरेशन है। औषधि नियंत्रण विभाग जो है केरल का, उसने एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। बस हमें इस पूरी व्यवस्था में इसी को इंपॉर्टेंट मानना है कि ऑपरेशन अमृत का संबंध किस राज्य से है, केरल से है। क्यों शुरू किया गया है, तो जनरली हम देखते हैं कि जब भी डॉक्टर इलाज करता है तो कहीं ना कहीं वो एंटीबायोटिक दवाएं बहुत ज़्यादा प्रयोग करने की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की एक व्यवस्था आई थी 2018 में, राष्ट्रीय कार्य योजना। इसके अनुरूप ये घोषित किया गया था कि एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने की कदम उठाना चाहिए। तो 2018 में भारत की राष्ट्रीय सरकार ने जो कदम उठाया था, जो निर्णय लिया था, उसको सपोर्ट करते हुए केरल की सरकार ने एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। तो ऑपरेशन अमृत अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको ध्यान रहना चाहिए। अगला टॉपिक है ऑपरेशन सर्वशक्ति। दोस्तों ऑपरेशन सर्वशक्ति का संबंध जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी रोधी अभियान के तौर पर आप ऑपरेशन सर्वशक्ति को देख रहे हैं। एग्जाम में पूछेगा कि ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियान है ऑपरेशन सर्वशक्ति। एक रणनीतिक पहल के तहत हाल ही में जम्मू कश्मीर में इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जम्मू कश्मीर की जो राजौरी और पुंछ क्षेत्र है, जहां में पिछले कुछ समय से भी कहीं ना कहीं फायरिंग और आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इन क्षेत्र में भारतीय सैनिकों पर जो हमले हो रहे हैं उसके के लिए जो जिम्मेदार आतंकवादी उसको मार गिराना है। ठीक है, ऐसा ही एक ऑपरेशन 2003 में जम्मू कश्मीर का जो पीर पंजाल इलाका था वहां पर भी चलाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम दिया था सर्वविनाश। तो ऑपरेशन सर्वविनाश भी 2003 में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में
आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया गया था। 2003 में बीजेपी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आतंकवादियों के खिलाफ सीधे निर्णय लेने वाली सरकार थी और इस सरकार ने भी इस समय आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सर्वविनाश चलाकर 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था दोस्तों। उसके बाद देखिए 2004 में सरकार बदलती है और बदलती सरकार के दौर में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं हुई, यहाँ तक कि मुंबई हमला भी हमारे देश में देखने को मिला। उसके बाद भी उस समय की सरकार ने कोई ठोस कदम वहां नहीं उठाया था। इसी प्रकार से हम अगर 2003 की सरकार की बात करें तो देखिए स्ट्रेट आपका एक्शन देखने को मिलता है, नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं हाल ही में यहाँ पर सर्वशक्ति ऑपरेशन दिखाई पड़ रहा है जिसके तहत आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा दोस्तों, जो भारत के सैनिकों पर हमला करते हैं छुप छुप कर। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है लिथियम ब्लॉक के लिए भारत अर्जेंटीना समझौता। दोस्तों इस टॉपिक के बारे में देखिए स्लाइड तो पूरी बनी हुई है। ये याद रखिएगा कि पहले की करंट अफेयर की क्लासेस में मैं 2 बार इस टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जब ये समझौता आगे बढ़ रहा था और फाइनली ये जो समझौता है इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। किसके बीच में हस्ताक्षर हो चुके हैं? तो भारत के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जिसको काबिल कहते हैं और अर्जेंटीना के 5 लिथियम बाइन ब्लॉक की खोज एवं विकास के लिए अर्जेंटीना के स्वामित्व वाली केमियन के साथ। तो भारत की काबिल का अर्जेंटीना की केमियन के साथ समझौता हो चुका है। किसके लिए? लिथियम के लिए दोस्तों। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है और इसे आप व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। तो व्हाइट गोल्ड के साथ कौन जाना जा रहा है? लिथियम। इसके महत्व को देखते हुए दूसरी बात है कि ये हरित ऊर्जा के विकल्प की ओर संक्रमण करने के लिए आधार दे सकता है लिथियम। अगर हम इसके ऊर्जा की बात करें दोस्तों तो ये ऊर्जा भंडार हो, मोबाइल फोन की बैटरी हो, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम आ सकता है। और भारत इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में क्रांति के दौर से गुजर रहा है। पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की खपत हो, इनके प्रयोग हो, इनको बहुत बड़े लेवल पर सरकार के द्वारा सब्सिडी देकर प्रमोट किया जा रहा है ताकि डीजल पेट्रोल पर आधारित वाहन कम हो और पर्यावरण का प्रदूषण बहुत कम हो। साथ ही साथ दूसरा उद्देश्य भी है कि पेट्रोल पर भारत की जो निर्भरता है वो कम हो जाए, पेट्रोल हम आयात कम करें जिससे कि भारत का जो खर्च है पेट्रोल के क्षेत्र में वो भी कम हो और उस पैसे को हम दूसरी जगह पर प्रयोग कर सकें। एनर्जी की दृष्टि से देखा जाए तो अगर ऐसी बैटरी और सब कुछ चीज़ हम लिथियम के माध्यम से बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, जल विद्युत के माध्यम से हम वाहनों को चला सकते हैं। पेट्रोल पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी और सीधे सीधे भारत का जो बजट है वो हमारा बचेगा। किसी दूसरे देश को फालतू पैसे देने से हम लोग बच जाएंगे और हमारे देश के विकास में वो पैसा लगेगा। साथ ही साथ पर्यावरण जैसी बहुमूल्य धरोहर को हम सेव करने में भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए अर्जेंटीना के साथ लिथियम को लेकर यह समझौता किया गया है। चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, इन देशों का नाम याद रखिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि तीनों देश जो है दुनिया के आधे से ज्यादा लिथियम का उत्पादन करते हैं। चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, ये तीनों देशों का नाम आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका के इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं दोस्तों और इन्हें लिथियम त्रिकोण के नाम से, लिथियम ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। फिर से नाम बोल रहा हूं, लिथियम ट्राइंगल, लिथियम त्रिकोण में चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना अग्रणी देश हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अर्जेंटीना के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम संसाधन संपन्न होने और तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार धारक होने तथा चौथा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक होने का गौरव प्राप्त है। अमेरिका जो है दोस्तों वो अव्वल है। ठीक है, अगला टॉपिक है वेमना जयंती। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जनवरी 2024 को वेमना जयंती के अवसर पर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। महायोगी वेमना दोस्तों योगी वेमना के नाम से जाने गए और इन्हें दार्शनिक और तेलुगु भाषा के कवि के तौर पर हम लोग देखते हैं, दक्षिण भारत से संबंधित थे। अगला टॉपिक है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विडिटी एंड इक्विलिटी। याद रखिएगा कि ये एक अलायंस हाल ही में संपन्न हुआ है। भारत ने दावोस में 54वें वार्षिक विश्व आर्थिक मंच की बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्विलिटी अर्थात वैश्विक भलाई के लिए गठबंधन लैंगिक समानता और समानता की स्थापना की है, जिसे महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए WEF के से पूर्ण समर्थन प्राप्त किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका इसको पूरा समर्थन मिला है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये भारत के सपोर्ट के साथ तैयार हुआ है। सभी को पता है कि 2023 में
G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी और इस अध्यक्षता के दौरान ही अपने लीडरशिप के दौरान भारत ने इस बात की घोषणा की थी कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता है और हम ऐसे किसी संगठन की स्थापना करना चाहते हैं जिससे कि महिला सशक्तिकरण हो और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले। तो भारत ने दावोस के 54वें वार्षिक विश्व आर्थिक मंच के क्षेत्र में हम देखें दोस्तों तो यहां पर इस संगठन की स्थापना करवाई है। अब अगर इसका उद्देश्य देखें दोस्तों तो एंगेजमेंट ग्रुप की गतिविधियों का अनुसरण करना, व्यवसाय 20 मतलब बिजनेस 20, महिला 20 और G20 सशक्तिकरण जैसे फ्रेमवर्क का निर्माण करना है। महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए G20 गठबंधन एक पहल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व तथा सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। ये जो सोच है दोस्तों वो बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को समर्पित है, याद रखिएगा। बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसको समर्थन दे रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय उद्योग परिसंघ जो है जिसका बोल सकते हैं सेंटर फॉर विमेन लीडरशिप जो है, इसके द्वारा इसको स्थापित तथा संचालित किया जाएगा। तो अगर एग्जाम में पूछे कि ये संस्थान किसके द्वारा संचालित होगा तो सेंटर फॉर विमेन लीडरशिप द्वारा, ठीक है। और इसको बिल गेट्स का और CII का समर्थन मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच देखें दोस्तों तो विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और 24 जनवरी 1971 में जर्मन इंजीनियर थे जिनका नाम था क्लाउस श्वाब, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों, ठीक है। अगला टॉपिक है पीएम मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया है। 19 जनवरी को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इसे बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के तौर पर भी देखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के जरिए भारत से देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में लड़कियों के प्रवेश को समर्थन मिलेगा। तो विमानन के क्षेत्र में एयर जो ट्रांसपोर्ट उसके क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक इंपॉर्टेंट कदम है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। और यहां याद रखिएगा कि बोइंग जो है वो अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी है, ठीक है। अगला टॉपिक है 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा की। 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा 19 जनवरी को हो गई और इसके अंतर्गत अपने असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया। लगभग 19 बच्चों का चयन इसमें किया गया है। इस पुरस्कार के लिए 5 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको लिया जाता है दोस्तों। ये बहादुरी हो, कला हो, संस्कृति हो, पर्यावरण हो, नवाचार हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, सामाजिक सेवा हो या खेल जैसी 7 श्रेणियों में, कितनी श्रेणी है 7 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। 22 जनवरी को 2024 को विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान औपचारिक रूप से इसको प्रदान किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर उन 19 खिलाड़ियों के नाम भी देख लीजिए बच्चों के जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। आदित्य विजय ब्रह्मण्य को मरणोपरांत दिया गया, ये महाराष्ट्र के हैं वीरता के लिए। अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश के कला एवं संस्कृति के लिए। अरिजीत बनर्जी को पश्चिम बंगाल के कला संस्कृति के लिए। अरमान उबरानी को छत्तीसगढ़ के हैं कला संस्कृति के लिए। हेतवी कांतिबाई खिमसूरिया को गुजरात की है, ये कला संस्कृति के हैं। इशफाक हामिद जम्मू कश्मीर के कला संस्कृति के लिए दिया है। मोहम्मद हुसैन बिहार के कला संस्कृति के लिए मिला है। पेडियाल लक्ष्मी प्रिया तेलंगाना की कुचिपुड़ी कला संस्कृति के लिए इनको दिया गया है। सुहानी चौहान दिल्ली से हैं, इनोवेशन नवाचार के लिए दिया गया है। आर्यन सिंह राजस्थान के हैं और साइंस टेक के लिए पुरस्कार मिला है। अवनीश तिवारी मध्य प्रदेश के सामाजिक सेवा के लिए दिया है। गरिमा हरियाणा की सामाजिक सेवा के लिए मिला है। ज्योत्सना अख्तर को त्रिपुरा के समाज सेवा के लिए मिला है। संयम मजूमदार असम के सामाजिक सेवा के लिए दिया गया है। आदित्य यादव उत्तर प्रदेश खेल के लिए। चारवी ए कर्नाटक खेल के लिए। जैसिका नेई सरिंग अरुणाचल प्रदेश खेल के लिए। लिंथोई चनाम्बम मणिपुर से खेल के लिए दिया है। और आर सूर्य प्रसाद आंध्र प्रदेश के हैं जिन्हें खेल के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ये याद रख लीजिएगा, किसी भी बच्चे का नाम दे सकते हैं, क्षेत्र पूछ सकते हैं एग्जाम में और वो किस राज्य से संबंध है वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। पूरे 19 बच्चों की लिस्ट मैंने बता दी है जिसको आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, हिमाचल सरकार ने शुरू किया माई स्कूल माई प्राइज अभियान। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने
भारत की नेप NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप एक कदम उठाया है और इस कदम के तहत हिमाचल की सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव करना है। मतलब हम भारत में स्कूलों की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में बदलाव करना चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं, इसलिए ये अभियान शुरू किया है। और माई स्कूल माई प्राइड अभियान जो है वो अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत है। यहाँ पर अपना विद्यालय कार्यक्रम है, इसके तहत ही ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो व्यक्ति हैं, जो संगठन है, वो परामर्श के लिए, मार्गदर्शन के लिए अपने पसंद का स्कूल अपनाएं, शिक्षण के अतिरिक्त या विशेष कक्षाएं आयोजित करें और योग प्रशिक्षण करें ताकि बच्चों में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं शिक्षा की गुणवत्ता स्थापित हो। इसके साथ ही साथ यहाँ समाज को वापस लौटाना पहल भी शुरू की जा रही, जिसके तहत जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, पेशेवर हैं, गृहिणी हैं या समाज के कोई और सदस्य हैं, ये आगे आने जाने हो या बिना किसी भुगतान या मानदेय के छात्रों को पढ़ाने के लिए अग्रसर हो जाए। ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है दुनिया भर के देशों की मिलिट्री ताकतों में भारत चौथे स्थान पर है। दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया भर के देशों के मिलिट्री ताकत को बोल सकते हैं रैंकिंग देने के लिए ग्लोबल फायर पावर एक संस्थान है। इस ग्लोबल फायर पावर ने अपनी रैंकिंग जो है वो इस बार प्रस्तुत की है, नई सूची दी है। इस सूची में अमेरिका जो है वो सबसे पहले स्थान पर है, मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर किसी देश की सेना है तो अमेरिका की सेना है। और भारत की सेना दुनिया की चौथी ताकतवर सेना के तौर पर स्थापित है। दोस्तों 145 देशों का सर्वेक्षण है, ये सैन्य ताकतों का आकलन है, जिसमें भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में अगर किसी का स्कोर 0.00 होता है तो वो परफेक्ट माना जाता है और इसके बाद जितना घटता जाता है उसको रैंकिंग मिलती जाती है। रूस को दूसरे नंबर पर और चीन को तीसरे नंबर पर रखा गया है और इनके बाद भारत चौथे नंबर पर है। याद रखिएगा, भूटान सबसे कम ताकत वाले देशों में इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, अगला टॉपिक है गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत 9वें स्थान पर है। अमेरिका की बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स, इसने गोल्ड रिजर्व के आधार पर दुनिया के देशों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार अमेरिका के पास सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व है और जर्मनी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया में 9वें नंबर पर है। डॉलर का मूल्य घटता है लेकिन सोने की कीमत बढ़ती है, इसीलिए अधिकतर देश जो होते हैं दोस्तों वो गोल्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने का काम करते हैं। स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व किसी देश की आर्थिक स्थिति का सुनिश्चित करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जितना ज़्यादा आपके पास गोल्ड भंडार होता है दोस्तों, उतनी आपकी देश की आर्थिक स्थिति बेहतर बताई जाए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वित्तीय अनिश्चितताओं के समय मूल्य के भरोसेमंद भंडार के रूप में काम करता है कौन? गोल्ड। तो भारत 9वें स्थान पर है गोल्ड भंडारण में। अगला है त्रिपुरी भाषा कोक बोरोक दिवस 2024। 19 जनवरी को त्रिपुरा कोक बोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोक बोरोक दिवस के तौर पर मनाता है। इसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 19 जनवरी को 1979 के दिन 1979 में कोक बोरोक भाषा को पहली बार आधिकारिक मान्यता दी गई थी। तब से हर साल 19 जनवरी को इस भाषा के लिए दिवस मनाया जाता है। 2001 की गणना अगर हम देखें दोस्तों भारत में, तो कोक बोरोक बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 7 लाख के आसपास थी। यहाँ पर ये भाषा की इंपॉर्टेंट भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आज के करंट अफेयर के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को देखा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक और नए प्रश्नों को लेकर दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिएगा। जय श्री राम।